रिटायरमेंट प्लानिंग की इस वीडियो में हम समझते हैं कि हम कैसे इन्वेस्ट करेंगे। तो फर्स्ट वीडियो में हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर नहीं मिले थे, वो क्वेश्चंस के आंसर हम यहाँ पर निकालते हैं। तो रिटायरमेंट प्लानिंग का एक एग्जांपल लेके चलते हैं जो हमने डिसाइड करा था कि मास्टर चार्ट के अकॉर्डिंग हम कंसिडर करेंगे कि 1 लाख रुपए सैलरी आ रही है। तो एग्जाम्पल के लिए हम ये मान के चल रहे हैं जैसे कि उसमें था कि वो अभी जॉब चालू कर रहा है वो पर्सन जिसको इन्वेस्टमेंट करनी है, उसकी 1 लाख रुपए सैलरी आ रही है और बाकी की कंडीशन हमें पता है पहले से मास्टर चार्ट के थ्रू। तो इन्वेस्टमेंट स्टार्टिंग एज हम लेके चलते हैं कि 23 ईयर्स उसकी इन्वेस्टमेंट की स्टार्टिंग एज होगी। रिटायरमेंट एज हम लेके चलते हैं कि 60 ईयर्स उसकी रिटायरमेंट की एज होगी। फिर जैसे कि इसमें लिखा है करंट मंथली एसेंशियल एक्सपेंसेस सब्सट्रैक्ट एक्सपेंसेस नॉट अकर्ड ड्यूरिंग रिटायरमेंट। तो इसका मतलब क्या है कि वो एसेंशियल एक्सपेंसेस जो अभी हमारे हो रहे हैं बट उसमें से वो वाला खर्चा हम निकाल देंगे जो खर्चा रिटायरमेंट के बाद नहीं होगा। अब उसको समझने के लिए हम एलोकेशन शीट पर आते हैं। अब एलोकेशन शीट पे हमने जैसे कैलकुलेट करा था कि सिंगल डे का हमारा कितना खर्चा हो रहा है अभी के अकॉर्डिंग। अभी मान के चलो कि अगर आप रिटायर हो जा रहे हो तो शायद से फूड का खर्चा आप इतना नहीं दोगे, आप 200 के अराउंड दोगे। कपड़ों का खर्चा भी आप कम कर दोगे क्योंकि इतना फैशन के पीछे नहीं भागोगे। रेंट तो जीरो हो जाएगा। इसका रीजन क्या है रेंट जीरो होने का? कि मेरा काम है आपको उस टाइम तक कोई एक प्रॉपर्टी एक्वायर करवानी है जिसपे कि आप रिटायरमेंट में एंजॉय कर सको, आप किसी के रेंट के लिए किसी के रेंट पे ना रहो। मेडिसिन का खर्चा थोड़ा बढ़ जाएगा तो हम 50 लेके चलते हैं। ग्रूमिंग मोर और लेस उतना ही मान लेते हैं। ट्रांसपोर्ट आपका मोटा मोटा 50 हो जाएगा। रीज़न क्या? क्योंकि आप कोई ना कोई गाड़ी ऑन करोगे और बाकी का जो ट्रांसपोर्ट का भी आ जाने आने का खर्चा हो रहा है वो सिर्फ आपका पेट्रोल का खर्चा लगेगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल आपके खुद के घर का खर्चे का इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा, उसको 35 लेके चल लेते हैं अभी। फिर वाटर का बिल सेम। मोबाइल रिचार्ज आपको बदलेगा नहीं, सेम। एजुकेशन सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए शायद से आप उस टाइम पर इतना पैसा ना लगाओ क्योंकि सब चीज़ें आप एक्यूमुलेट करके बैठे होगे, तो हम इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं। अदर्स भी थोड़ा कम कर देते हैं क्योंकि शायद से उतना खर्चा ना हो। अब इसका अगर टोटल हम देखते हैं तो ये अराउंड कुछ 1445 रुपीज़ बनता है। तो 1045 रुपीज़ मतलब एक महीने का एसेंशियल खर्चा रिटायरमेंट के टाइम पर कितना होगा वो हम 30 से मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। कुछ 31,350 रुपये बैठ रहा है। मैं सिंपल कैलकुलेशन के लिए इसको 30,000 लेके चल लेता हूँ। तो अभी हमारा 30,000 जैसे हमने कैलकुलेट करा उतना हम लेकर चल लेते हैं। इस 30,000 के अकॉर्डिंग आप देख रहोगे कि करंट ईयरली एसेंशियल एक्सपेंसेस आपका 3,60,000 रुपये बनते हैं। अब इन्फ्लेशन रेट हम डालते हैं कितना होगा। इन्फ्लेशन रेट 6% लेके चल लेते हैं फॉर सिंप्लिसिटी, नॉट नॉट फॉर सिंप्लिसिटी, थोड़ा सेफर साइड में, क्योंकि वो जनरली 6% से कम ही होता है, बहुत रेयर केसेस में 6 से ज़्यादा बढ़ेगा। उस 6% के अकॉर्डिंग आपका जो एक्सपेक्टेड एसेंशियल एक्सपेंसेस आफ्टर रिटायरमेंट कंसिडरिंग इन्फ्लेशन अभी के 30,000 के बदले 2,60,000 रुपये के करीब उस टाइम पर चाहिए रहेगा जब आप 60 की एज क्रॉस कर देंगे और आप रिटायर हो जाएंगे और आपकी एक्टिव इनकम बंद हो जाएगी और आपके खर्चे कंटिन्यू रहेंगे। और खर्चे कौन से? एसेंशियल खर्चे। इसके बाद भी इन्फ्लेशन कंटिन्यू रहेगा क्योंकि वो नहीं रुकने वाला। अब हमें ये आंसर मिल गया, कितना रिक्वायर्ड है वो हमने निकाल लिया। अब कितना हमें इन्वेस्ट करना और कहाँ इन्वेस्ट करना वो समझते हैं। तो कितना इन्वेस्ट करना वो डिपेंड करेगा, जैसे कि रिटायरमेंट प्लानिंग शीट में देखा था कि कितना इन्वेस्ट करना है वो आपकी एज पे डिपेंड करता है और एक्सपेक्टेड ईयरली रिटर्न्स पे डिपेंड करता है। और एक्सपेक्टेड ईयरली रिटर्न्स किस पे डिपेंड करेंगे कि आप कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं या कौन सा फाइनेंशियल टूल यूज कर रहे हैं इन्वेस्ट करने के लिए। तो अभी दोबारा यहाँ पर आते हैं, तो वो कहाँ इन्वेस्ट करना है? फाइनेंशियल टूल को यूज करना। उस फाइनेंशियल टूल को कौन सा फाइनेंशियल टूल यूज करना जो स्टेबल हो, हाई रिटर्न्स देता हो, लो टू मीडियम रिस्क हो, रिस्ट्रिक्ट विड्रॉल्स, इसका मतलब कि पैसा जो आपको निकालना अलाउड ना करता हो, आप इमोशन के अकॉर्डिंग के मेरे कोई खर्चा आ रहा है उसके लिए आप अपने रिटायरमेंट को परेशान ना करो किसी भी वजह से। और रिड्यूस कॉग्निटिव लोड, इसका मतलब क्या है? कम से कम आपको एफर्ट डालना पड़े उस पर इन्वेस्ट करने के लिए, आपको ज़्यादा दिमाग ना लगाना पड़े। आपने इनिशियल फेजेस में अपना इन्वेस्ट करा, उसके बाद बस हर महीने इन्वेस्ट करो। क्यों? क्योंकि मेन गोल आपका यही है कि आपको अपना टाइम वापस लेकर आना है। इसके लिए अब किस टूल में जाना है
वो आपकी पर्सनल चॉइस होनी चाहिए, बट फॉर दिस पर्सन जिसको हम एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, उसके लिए मैं कैलकुलेशंस बता रहा हूँ और मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ। क्या चूज़ करना है, क्या ऑप्शंस हैं, वो आप खुद एक्सप्लोर करो। कुछ मैं एग्जांपल्स बताता हूँ और एक इसके लिए वीडियो बन जाएगी जो लास्ट वीडियो रहेगी, जिसमें क्या-क्या ऑप्शंस हैं उनके बारे में पता चल जाएगा। अब एग्जांपल के लिए जैसे डाले एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम, और म्यूचुअल फंड्स, एसडब्ल्यूपी स्कीम। इसका मतलब क्या है एसडब्ल्यूपी का? कि आप सिस्टमेटिक विड्रॉल्स कर सकते हो। आपने पैसा लगाया, उस पैसे पे जितना पैसा बढ़ा या जितना भी पैसा बन रहा हो उसमें से आप सिस्टमेटिक विड्रॉल कर सकते हो कुछ ईयर्स के बाद। यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स वाले में आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि आपके हाथ में कंट्रोल है आपके पैसे का। एनपीएस में आपके हाथ में कंट्रोल बिल्कुल नहीं मिलता है। मैं चूज करना चाहूंगा उस चीज को जिस पे मेरा कंट्रोल ना हो। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं जब हमें ऑप्शन दिखता है कि कहीं पे से पैसा निकाल के यूज कर सकते हैं, तो हम डिसीजन ऐसे लेते हैं अपनी सैलरी से थोड़ा ज्यादा जाके, जो कि नहीं लेना चाहिए। अब वे टू इन्वेस्ट का आंसर हमें मिल गया और हमें क्या क्या इनपुट चाहिए थे वो हमें मिल गया। अब क्योंकि मैं एनपीएस का एग्जांपल लेके चल रहा हूँ इस इंसान के लिए, तो हम एनपीएस का एग्जांपल लेते हैं। उसके लिए एनपीएस कैलकुलेटर मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है। अब देखो, हमारे को पता चल गया कि 23 की एज में हमें चालू करना है। रिटायरमेंट एज 60 ईयर्स होगी। स्टार्टिंग कॉर्पस मैं मान के चल रहा हूँ 0 रहेगा। मंथली कंट्रीब्यूशन, तो मंथली कंट्रीब्यूशन हमें अभी पता नहीं है कितना होगा, कितना करना है। तो हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि 5,000 रुपीज हम मंथली डालेंगे उस 1 लाख रुपए की सैलरी का 5%। तो जैसे ही आपने 5,000 रुपीज डाला, आपका एनुअल कंट्रीब्यूशन 60,000 रुपीज बन गया। और एनुअल कंट्रीब्यूशन के बाद हम बता रहे हैं कि एनुअल इंक्रीज, इसका मतलब क्या है? जो इन्वेस्टमेंट्स आप कर रहे हो इस साल चालू, वो हर साल में जैसे ही आपकी सैलरी इंक्रीज होगी या इंक्रीमेंट होगा, उस इंक्रीमेंट के अकॉर्डिंग आप 6% इंक्रीज कर दोगे। हो सकता है ये डिफरेंट हो डिफरेंट लोगों के लिए। से गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरी 3% टू 4% बढ़ती है, तो वो उतना ही करेंगे। बट वो चाहे कि 3% नहीं, हम 6% करना चाहते हैं, वो 6% पे जा सकते हैं, 7%, 10%, जो उनकी चॉइस है। मैं 6% लेके चलता हूँ। अब ये वाले जो केस है ना, एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड एसेट एलोकेशन इनपुट्स, इसका मतलब क्या है? कि आपका एनपीएस आपको ऑप्शन देता है कि आपको इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है। इसका मतलब क्या? एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट करनी है कि थोड़ा सा सेफ साइड में खेलना है। अब जैसे मैंने बोला, आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप रिस्क ले सकते हो थोड़ा सा इनिशियल अपने ईयर्स में, और कंपाउंडिंग का ज़्यादा फायदा उठा सकते हो क्योंकि आपको ड्यूरेशन ज़्यादा मिल जाती है। लेकिन जैसे इस चार्ट में हमने समझा कि एज आपकी 25 ईयर से कम है, तो 15 से 20% ही आपका लगेगा। अब देखो इस चार्ट से समझेंगे कैसा लगेगा। और 25 से 30 है तो 20 से 30, और 30 से 35 है तो 25 से 30। अब जो 30 से 35 और 35 के बाद वाले जो लोग हैं, उनको इश्यू आएगा कि वो इनिशियली रिस्क ज़्यादा नहीं ले सकते हैं, क्योंकि अगर कुछ भी इधर उधर हुआ और उनको रिटायरमेंट पास आएगा तो बहुत दिक्कत होगी। अब इस शीट पे हम दोबारा आए। अब इसमें देखो लिखा है कि एलोकेशन 60%। ये एलोकेशन आप चेंज कर सकते हो, मैक्सिमम 75% आप इक्विटी में डाल सकते हो। बट हम अभी वही लेकर चलते हैं जितना ये बोला है। रिटर्न से बोला 11% तक, इतना मिल जाता है, कोई इशू नहीं है। मैं फॉलो कर रहा हूँ, मेरा जो ईयरली इन्वेस्टमेंट है इससे ज़्यादा ही मिल रहा है एनपीएस में। और प्लस गवर्नमेंट डेट्स एंड बॉन्ड्स, और सी जो कॉर्पोरेट डेट्स एंड बॉन्ड्स 7% जो उन्होंने लिया है, ये इसको ऐसे रहने देते हैं। जस्ट हम बाद में समझेंगे कि ये चीज़ एग्जैक्टली क्या होती है जब एनपीएस की अलग से वीडियो आएगी। अभी सेम चीज़ लेके चलते हैं। एक्सपेक्टेड रिटर्न्स बिफोर टैक्सेस 9.4% बनता है। विड्रॉल चॉइसेस, अब क्या रहता है कि जब आपने इन्वेस्ट 60 ईयर्स तक करा, जब 60 साल की आपकी उम्र होगी, तो आपको ऑप्शन मिलता है। पहला ऑप्शन ये रहता है कि आप कुछ पैसा निकाल पाओगे और कुछ पैसा वो इन्वेस्ट करेगा ताकि आपकी मंथली पेंशन बन सके, कि आपको हर महीने कुछ पेंशन है। वो पेंशन किस बेसिस पे होती है? कि वो इन्वेस्ट करते हैं दोबारा से किसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में, और वो कंपनी आपको पैसे देती है, और उस कंपनी में जो पैसा आपने डाला होता है, जैसे एन्युटी परचेस मिनिमम 40%, वो बोलता है 40% कम से कम आपको डालना ही है। तो जैसे ही आप 40% वहां पे डालोगे,
तो 40% डालने के बाद ना उसका एन्युटी रेट होता है। इसका मतलब क्या है कि ऐसा नहीं ना वो पैसा लेगा और उस पैसे में से थोड़ा देगा, तो कोई मतलब ही नहीं है, वो तो आप भी कर सकते हो। तो उस पे कुछ इंटरेस्ट आपको मिलता रहेगा। अब 6% देखो मोर और लेस हमारा जैसे 5 to 7% लिखा है और 6% मोर और लेस हमारा सेम बनता है इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन के साथ साथ चल रहा है, अगर वो इन्फ्लेशन के साथ साथ भी चला तो जो भी इंक्रीमेंट होगा वो उसको टेक केयर कर लेगा। इस चीज को समझे, वो उसको टेक केयर कर लेगा। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे देखो टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट 5000 रुपीज के अकॉर्डिंग 81 lakhs आता है। कॉर्पस हमारा 60 की उम्र में 4 करोड़ 10 लाख के करीब बनेगा। अमाउंट अवेलेबल फॉर टैक्स फ्री विदड्रॉल्स 2 करोड़ 45 लाख। ये कौन सा अमाउंट है जो 60% आप निकाल सकते हो लमसम। 40% आपको यहाँ पे डालना होगा। अमाउंट यूज फॉर एन्युटी परचेज 1 करोड़ 63 लाख। आपका मंथली पेंशन जो बनेगा वो 81,900 समथिंग बनेगा, मतलब 82,000। अब देखो यहाँ पे समझो, अब वो बोलोगे ये तो मेरा कम है उस पैसे से जो हमने सोचा कि 2,60,000 के करीब चाहिए। मैं बट ये बोल रहा हूँ कि एनपीएस का जो ये वाला अमाउंट है जो आप कॉर्पस निकाल रहे हो 2 करोड़ 45 लाख, इसको अगर आप इन्वेस्ट कर देते हो एफडी में भी, नॉर्मल केस ले लेते हैं, तो 2 करोड़ 45 लाख अगर आप डाल लेते हो एफडी में और उस पे अगर आपको मान के चलो कि 6% रिटर्न या 7% रिटर्न, 7% ले लेता आता है, तो आपका ईयरली तब भी वो कितना दे रहा होगा आपको, तो ईयरली वो आपको कुछ 17,15,000 रुपए तक देगा। अब 17,15,000 रुपए का मतलब क्या हो गया कि डिवाइड बाय 12 आपको एक्स्ट्रा 1,42,000 रुपए यहाँ से हर महीने का मिलेगा एफडी में अगर आप डाल लेते हो उस पैसे को। अब ये अगर टोटल आप सम करोगे किसके साथ, इस पैसे के साथ, तो कितना बनता है 2,24,000। तो अगर आप सिर्फ 5,000 रुपए की भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो अभी 23 की उम्र में, तो आपको मोटा मोटा 2,56,60,000 की जगह 2,24,000 तो मिल जाएगा। अब इसको कैलकुलेशन करते हैं कि 5,000 की जगह 6,000 कर देते हैं। अब 6,000 करती आपका ये बन जाता है 98,370 रुपीज 6,000 करने पे, है ना। और अगर ये कैलकुलेशन 2,45,000 वाली करते हैं दोबारा से, तो ये 2,70,000 बन जाता है। तो अब आप बोलोगे कि हाँ यार 6,000 रुपये 23 साल की उम्र में इन्वेस्ट करने से मेरी रिटायरमेंट मैं श्योर हो जाऊंगा और मुझे टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी। ठीक है, ये है अगर आपके पास पैसा कम बच रहा है इन्वेस्ट करने के लिए, तो इतना भी लेके चल रहे हैं तो सफिशिएंट है। अब मैं इस पर्सन के लिए जिसका मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, मैं उसके लिए 10,000 लेके चलता हूँ। अभी 10,000 लेते ही मेरा 1,63,000 यहाँ पे बन गया, तो मेरा तब भी काम नहीं हो रहा। अब 10,000 लेने पे क्या है कि क्योंकि वो यंग पर्सन है, तो मैं यहाँ पर उसका 75% कर सकता हूँ, है ना। और ये मैं 20% कर सकता हूँ और ये मैं 10% करूँ, क्योंकि एग्रेसिव कर सकते हैं। अब जैसे एग्रेसिव करा इनिशियल फेज में, तो 10,000 इन्वेस्ट करने पे मेरे को 2 लाख रुपए सिर्फ एन्युटी से मिल रहा है। अब 2 लाख की जगह मैंने 12,000 भी कर दिया, तो 2,41,000 मेरे को मिल रहा है ना। और 2,41,000 की जगह मैंने मान लो 15,000 कर दिया, तो 3 लाख हो जा रहा है। अब 3 लाख मुझे जाना नहीं है क्योंकि मेरे को तो उतना ही हैंडल करना है। तो मोटा मोटा 13,000 रुपये इन्वेस्ट करने पे मेरे को दो चीजें हो रही हैं। पहला, एन्युटी जो है उसके बदले मेरे को 2,60,000 रुपये आता रहेगा जब तक मैं जिंदा रहूंगा, है ना। अब वो स्कीम क्या क्या होती है वो हम बाद में सीखेंगे एनपीएस में, क्योंकि पहले तो इन्वेस्ट करना सीख लेते हैं, निकालना कैसे वो बाद में सीखते हैं। और मैं अमाउंट कितना विड्रॉ कर पाऊंगा, 7 करोड़ 84 लाख। और ये टोटल मेरे पास मैं महीने का अगर पैसा लगा रहने देता हूँ और एन्युटी जो से जो आ रहा है वो, और मैं जो एफडी में डाल रखा हूँ वो, उसकी वजह से मुझे 7,20,000 रुपये आएगा। अब इन नंबरों को देख के ना आप ये मत सोचना कि यार ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है। इश्यू क्या है, बस आपकी एज की, आपको कब इन्वेस्ट करना चालू करते हो। अब ये आपने समझा उस बंदे के लिए जिसको हम 23 ईयर की एज में मान के चले को इन्वेस्ट करना चालू कर रहे हैं। और मुझे समझ आया कि उसका मेरे को 13,000 रुपये में इन्वेस्ट कराऊंगा। मैं अगर लेके चॉइस चलूंगा वो 6,000 में भी कर सकता है सफिशिएंट, बट मैं 13,000 जान पूछ के कराऊंगा ताकि उसका वो पैसा कहीं इन्वेस्ट रहे और उसके लाइफ में बाद में डिस्टर्बेंस ना आए। और उस 13,000 के बदले उसे 2,60,000 रुपये एन्युटी से मिल रहा है। उसके अलावा उसके पास 7 करोड़ 90 लाख के करीब उसके पास पैसा रहेगा। उस पैसे को अगर वो एफडी में भी कर देगा तो उसकी बाकी की लाइफ आराम से एंजॉयमेंट वाली रहेगी। इवन उसको अपने बच्चों का भी ध्यान रखने के लिए, उनकी फीस देने के लिए किसी चीज की टेंशन नहीं होगी, वो वहां से आराम से हैंडल कर सकेगा। एजुकेशन की फीस होगी, शादी करानी होगी, इससे इससे ही बहुत आराम से हैंडल कर सकेगा।
और ये 60 के एज के बाद है ना? जब उसकी सच्ची में ये वाले खर्चे आएँगे, तो ये इतना करने पे ही वो टेंशन फ्री हो जा रहा है अपने रिटायरमेंट को लेकर, मेडिकल पहले से टेंशन फ्री हो रखा है। तो अब समझ आया कि एनपीएस का पावर क्या है। अब मैं एक एग्ज़ाम्पल बस थोड़ा बताना चाहता हूँ। मैंने चालू करा 26 की एज, मैंने इन्वेस्ट करना चालू करा 12,000 और मेरा एनुअल कंट्रीब्यूशन इतना हो रहा है, मैं सिमिलर बाकी सब चीज़ चूज़ करा, मेरा बन रहा है 1,73,000। वो 1,73,000 इसलिए बन रहा है क्योंकि मेरा जो अभी का खर्चा है, वो 20,000 से ज़्यादा नहीं है। उस 20,000 के अकॉर्डिंग मेरे को 1,73,000 में हो पा रहा है। और इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि मैंने जब 12,000 फिक्स कर दिया था ना, पता भी कितना होने वाला है? 20,000 से ज़्यादा। उस 20,000 की वजह से देखो मैं कितना बेनिफिट में आ जा रहा हूँ। और मैं बता रहा हूँ, इस पैसे का डिस्टर्बेंस मेरे को नहीं हो रहा है। मैं उतना परसेंट ही डाल रहा हूँ। अकॉर्डिंग इस बंदे के जो 23 साल की उम्र में इन्वेस्ट कर रहा था, उसका 13% बन रहा था। मेरा भी 13% ही है ये। अब मेरा दोस्त है जिसने जस्ट अभी चालू करा, क्योंकि वो लेट हो गया था। वो 29 मतलब 30 की एज में चालू करा मुझसे, क्योंकि बड़ा है कुछ साल। तो 30 की एज में उसने चालू करा और वो चालू कर पा रहा है बस 6,000 रुपए से अभी इनिशियल फेज में। देखो उसके पास मंथली 55,000 बन रहा है और उस साल के एंड में उसका 1,51,000 बन रहा है। और उसके अभी के खर्चे सिमिलरली अगर मैं हटा देता हूँ चीज़ें, रेंट वेंट देना वगैरह, तो 30,000 बनते हैं। 30,000 में उसको चाहिए था 2,60,000, बट उस 6,000 की वजह से वो इतना भी नहीं कर पा रहा। और इसका रीज़न ये नहीं है उसके पास पैसे कम आते हैं, इसका रीज़न ये है कि वो इन्वेस्टमेंट टाइम पे नहीं कर पा रहा है। तो ये सिर्फ एक एग्ज़ाम्पल था आपको बताने के लिए कि कितना पावरफुल है और कितना जल्दी आपको इसको इन्वेस्ट करना चालू करना चाहिए। सिमिलरली दूसरा जो केस है, ये जो मैं अपना अपना और अपने दोस्त का जो एग्ज़ाम्पल बताया इसलिए कि आप रियलाइज़ कर सको कि क्यों ज़रूरी है जल्दी इन्वेस्ट करना और प्रॉपर वे में इन्वेस्ट करना, और उसको निकालना नहीं है लाइफ में। जब उसका ज़रूरत है वो तभी निकलेगा, और आपकी रोज़मर्रा के खर्चे हैं उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए इन्वेस्टमेंट, जो कि हो रहा है, जो हमने पहले से कैलकुलेट कर लिया एसेंशियल खर्चा कौन-सा होना है हमारा, ठीक है? तो अभी हमने समझा कि हमारा 13%। हाँ, एक एक एग्ज़ाम्पल और ले लेते हैं। जो मैं बोला था कि 35 की अगर कोई एज में जाएगा और वो इन्वेस्ट करना चालू करता है और वो 10,000 भी इन्वेस्ट करता है, उसका खर्चा मोर और लेस 30,000 के करीब आ रहा होगा। तो उसे सिर्फ 51,000 रुपीज़ ही मिलेगा। वो भी मैं तब कर रहा हूँ जब मैक्सिमम पे जा रहा हूँ। अगर मैक्सिमम जाने की बजाय मैं 60% पे चला जाऊँ और यहाँ पर मैं 20% और 20% कर देता हूँ, तो सोचो 44,000 मिलेगा और 1,22,000 होगा, और उसका 35 की एज में खर्चा उसका 30 टू 35,000 हो रहा होगा फॉर श्योर। अगर वो इस एज पे चालू करेगा तो उसे बहुत सिस्टमैटिक वे में बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। एटलीस्ट इतना तो अर्न करे। इसलिए मैं बोला था कि 30 से 35 वाली जो एज है, इसमें स्पेसिफिक केसेस बन जाते हैं, उन्हें थोड़ा अच्छे से डिस्कस करके आपके सारे खर्चे कैलकुलेट करके करना पड़ेगा। बट अगर आप 30 से कम उम्र में हैं तब भी आप चालू कर सकते हो। अब आपकी चॉइस है कि आपको कौन-सा फाइनेंशियल टूल यूज़ करना है, किस पे जाना है। तो ये बस आपको समझाने के लिए था कि कैसे करना है। आप अपनी शीट खोलिए, कैलकुलेशन कर लिए और हमें समझ आया कि 13% इस इंसान के जिसका हम एग्ज़ाम्पल लेके चल रहे हैं, वो अभी इस वाले खर्चे में जाने वाला है। तो मास्टर चार्ट में जो हमारे पास पैसा बचा था इन्वेस्ट करने के लिए, उसमें से 13% और कम हो जाएगा। अब बाकी का जो पैसा बचेगा उसको हम इन्वेस्ट करना सीखेंगे कि हमें कहाँ-कहाँ करना है।